हेलो गाइस। देखिए आज हम लॉ का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक है, चूँकि ये है तो BA-LLB का, लेकिन फिर भी मतलब LLB BA-LLB में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन सिविल जज के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, क्योंकि ये सब्जेक्ट आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो इसमें क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से चूँकि ऑनलाइन क्लासेज ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इस कारण से हम कोर्स कंप्लीट करने के लिए भी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो करके हम इस टॉपिक को लाए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है मॉर्गेज। ठीक है, बंधक। अब देखिए, लीगल टर्म में जाने से पहले उसके आप शाब्दिक अर्थ को मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो बंधक से क्या मतलब आप निकाल सकते हैं, बांधना। ठीक, बांधना से क्या मतलब हुआ, हम संपत्ति की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की। ठीक, तो कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे किसी को बांधी तो नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे बांधना से क्या मतलब हुआ, मतलब आप उस पर कोई लायबिलिटी या कोई चार्ज क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। कहने का मतलब, जैसे मेरे ऊपर कोई दायित्व दिया गया है, जैसे अभी मुझे ड्यूटी क्या मिली है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो वो मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है उसको मैं किसी भी तरीके से फुलफिल कर सकती हूँ। ठीक, तो एक तरीके से मैं अपनी ड्यूटी से बंधी हुई हूँ। ठीक, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी को हम कैसे बांध सकते हैं, तो उसका मतलब यही है कि प्रॉपर्टी मेरी है। जैसे आप 3 राइट्स पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के साथ, कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी चाहे उसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बंधक का मतलब ये हो गया कि अब आप अपने ये जो तीनों राइट्स हैं उसको स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने किसी और से ऋण लिया है, कोई डेब्ट लिया है, और उसकी सिक्योरिटी या प्रतिभूति के कारण आपने अपनी अचल संपत्ति को उसको क्या कर दिया है, बंधक या मॉर्गेज कर दिया है। ठीक है, तो इसके कारण से आपकी प्रॉपर्टी पे और आप पे एक लायबिलिटी आ जाती है कि जिससे आपने ऋण लिया है उसको, चूंकि सिक्योरिटी के तौर पे आपने वो प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, प्रॉपर्टी देने से मतलब यहाँ पे ये है कि डेफिनेशन में हम देखेंगे, जो स्पेसिफिक वो जो अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें जो इंटरेस्ट है, जो हित है, हम उसके अंतरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, हम यहाँ पे ना तो कब्जे के अंतरण की, ना ही स्वामित्व के अंतरण की बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन या ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, इसकी बात बंधक में नहीं की जा रही है। ठीक है, हम सिर्फ हित के हस्तांतरण की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आगे हम डिस्कस करेंगे, बंधक के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे 5-6 प्रकार के बंधक होते हैं, तो उसमें कुछ बंधक या मॉर्गेज ऐसे भी हैं जिसमें कि कब्जे का भी हस्तांतरण होता है। ठीक, तो देखिए पहले उसको हम पहले डेफिनेशन की इसको देखते हैं। तो देखिए सेक्शन 58A में मॉर्गेज को या बंधक को परिभाषित किया गया है। पहले मैं इसकी इंग्लिश डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर उसको हिंदी में भी बताते हैं। तो देखिए इंग्लिश में क्या बोला गया है, सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट। पर्पस भी ध्यान में रखना है यहाँ पे, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड। ठीक है, वो जो डेप्ट है, जो पेमेंट है, वो एडवांस भी हो सकता है या फिर फ्यूचर का भी हो सकता है, टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन एंड एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट आर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू अ पिक्यूनरी लायबिलिटी। ठीक, देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, आप इंग्लिश से ही हिंदी की भी मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बंधक क्या है, ऋण के रूप में अग्रिम दी गई विशिष्ट अचल संपत्ति में हित का हस्तांतरण है। ऋण के रूप में अग्रिम दी गई, इसके बीच की लाइन मैंने अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि बीच वाली जो लाइन है उसको समझने से पहले आप फर्स्ट और लास्ट लाइन को समझ लीजिए, उसके बाद लीगल टर्म जो है उसको समझना ईजी हो जाएगा। और अलग अलग पॉइंट बना के लिखिए, जो चूँकि आप किसी भी आंसर में सिनॉप्सिस बनाएंगे तो जब डेफिनेशन लिखते हैं तो सेक्शन तो आपको याद करना ही है, सेक्शन के हिसाब से इन्वर्टेड कॉमा में आप पूरी डेफिनेशन उसकी लिखेंगे। उसके बाद फिर सिनॉप्सिस में एसेंशियल एलिमेंट्स उसके लिखते ही हैं, आवश्यक तत्व। तो आवश्यक तत्व आपको उस डेफिनेशन से ही काट के ही लिखना है, पॉइंट बना के। ठीक है, तो उसको आप छोटे छोटे शब्दों में याद करिए, छोटे छोटे लाइन से याद करिए, फिर आपको जो लंबा सा डेफिनेशन है वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, बंधक जो है ऋण के रूप में अग्रिम दी गई अथवा भविष्य में दी जाने वाली। ठीक,
पास्ट की बात नहीं कर रहा है और ना सिर्फ वर्तमान की बात कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि या तो वर्तमान का हो या भविष्य में दी जाने वाली धनराशि वर्तमान अथवा भविष्य ऋण के भुगतान अथवा किसी ऐसे वचनबंध के जो आर्थिक दायित्व को जन्म दे पालन की प्रतिभूति के लिए विशिष्ट अचल संपत्ति में हित का हस्तांतरण है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ए ने अगर बी से कोई ऋण उधार लिया है या फ्यूचर में वो कोई ऋण उससे उधार लेने वाला है, ठीक, तो भी उसको क्या बोलता है कि ठीक है तुम पैसे मुझे रिटर्न कर दोगे, लेकिन मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं। ठीक है, तो क्यों ना तुम एक सिक्योरिटी के तौर पे या गारंटी के तौर पे या फिर प्रतिभूति, हिंदी में उसके लिए वर्ड यूज हुआ है प्रतिभूति, उसके तौर पे तुम मुझे कोई अचल संपत्ति अपने नाम की, ठीक है, किसी और के नाम की नहीं, अपने नाम की कोई अचल संपत्ति मेरे पास बंधक रख दो। सामान्य बोलचाल की भाषा में कभी कभी इसको गिरवी भी बोल दिया जाता है, लेकिन चूंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं आपको ध्यान रखना है जहाँ पे सिर्फ अचल संपत्ति का किया जा रहा है वहाँ पे बंधक होगा, मॉर्गेज होगा। जहाँ चल संपत्ति की बात आ गई, चल संपत्ति में भी क्या होता है कि किसी ऋण के बदले में ही सिक्योरिटी के तौर पर उसको रखा जा रहा है, लेकिन वो प्लेस हो जाता है गिरवी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। और मॉर्गेज में आपको सिर्फ अचल संपत्ति में हित के हस्तांतरण के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो क्या होता है, मान लीजिए ए ने 5,000 रुपये लिए थे बी से और फिर बी के कहने पे या ए ने अपनी इच्छा से अपनी कोई XYZ संपत्ति जो अचल संपत्ति है, कोई ज़मीन है, कोई मकान है, उसको उसके क्या करता है, बंधक कर देता है, उसके नाम पे बंधक कर देता है। तो यहाँ पे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि जो आर्थिक दायित्व उत्पन्न हो रहा है, पहले तो प्रॉपर्टी को ए अपने हिसाब से यूज़ कर सकता था, लेकिन अब जब बंधक रख दिया है तो ए उस संपत्ति को बेचेगा नहीं, ए उस संपत्ति को किसी और को किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप सेल के अलावा भी और अलग अलग तरीके पढ़ रहे हैं, ना तो किसी को पट्टा दे सकता है, ना तो किसी से एक्सचेंज कर सकता है। ठीक, तो समझ लीजिएगा इसको कि किसी भी तरीके से उस संपत्ति को जिसको बंधक कर दिया गया है एक बार, अब किसी भी तरीके से आप उसको किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ते हैं, यहाँ पे भी दो पक्षकार होंगे। पहला होगा जो अपनी संपत्ति को बंधक कर रहा है ऋण के बदले में, तो क्या हुआ, बंधक कर्ता या बंधकदार। ठीक है, हिंदी में दो वर्ड होगा, बंधक कर्ता या बंधकदार, जिसको मॉर्गेजर बोलते हैं। और जो दूसरी पार्टी है जिससे ऋण लिया गया था और जिसको अपनी अचल संपत्ति बंधक के तौर पे दी जा रही है कहने का मतलब एक मॉर्गेज डीड या बंधक का दस्तावेज निष्पादित हो रहा है जिसमें आप अपनी अचल संपत्ति पे एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। दिया जा रहा है कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा उसको कब्जे में दे दिए, पूरा स्वामित्व दे दिए। ठीक है, तो देखिए दूसरी पार्टी क्या हुई, बंधकी या मॉर्गेजी। ठीक, और जो संपत्ति दी जा रही है, हालांकि वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है, लेकिन उस संपत्ति को फिर आगे क्या बोला जाएगा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझने लायक है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि क्यों आप इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ इक्विटी में भी पढ़ रहे हो, साम्या विधि में भी बंधक आपने पढ़ा होगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ रहे हो। तो देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसका ये है कि जब आप लॉ ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, साम्या विधि की, तो जैसे बंधक को आपने सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश की, वैसे लॉ ऑफ इक्विटी को भी समझिए। तो क्या होता है, देखिए इक्विटी का मतलब क्या है, बैलेंस क्रिएट करना दोनों पक्षकारों के बीच में। वाद के जो दोनों पक्षकार हैं जो न्यायालय में आ रहे हैं, उनके बीच अगर आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर रहे हो, किसी एक को आप ज़्यादा राइट दे रहे हो, दूसरे के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ पे तो लॉ जिंदा नहीं रह सकता ना, जस्टिस डिनाई हो जाएगा, जस्टिस जिंदा नहीं रह सकता वहाँ पे। ठीक, इस कारण से आप जब इक्विटी की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ और पढ़ते हैं साथ में। क्या पढ़ते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस, साम्या, न्याय और सद्विवेक। ठीक है, विवेक भी कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, सद्विवेक होना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई कुछ और सोच रहा है और उसको अपनी नज़र में सही मान के कर रहा है तो उसको आप सिर्फ विवेक बोलेंगे, सद्विवेक नहीं है वो। ठीक, तो देखिए जैसे आप जान ही रहे हैं, उसमें आपने पढ़ा है, लीगल हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कोर्ट ऑफ चांसरी की यहाँ पे स्थापना हुई तो उसमें प्रोविज़न दिया था कि जहाँ पे कॉमन लॉ में कोई मतलब पर्टिकुलर लॉ उसके लिए नहीं बना है, वहाँ पे जो जज है वो गुड कॉन्शियंस से, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस से अपना डिसीजन देगा। ठीक है, तो इसी कारण से हम क्या बोलते हैं कि चांसरी कोर्ट की जब स्थापना हुई वहीं से जो है साम्या विधि का विकास हुआ। ठीक, तो यहाँ पे बात ये उठती है कि
देखिए, अपने भारत के अलावा बहुत सारे देश जो हैं ब्रिटिश कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे। तो यहाँ पे जब बात आई तो हिंदुओं का शासन चला, मुस्लिमों का शासन चला, तो अलग अलग विधियाँ तो पहले से थी। तो जब तक ब्रिटिशर्स सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मतलब कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स मतलब क्वीन के या किंग के सिर्फ एक कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे थे, तब तक तो कोई लॉ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उन्होंने आना स्टार्ट किया, तब फिर बात उठी कि ठीक है, अभी तक तो हम हिंदुओं को हिंदू लॉ से शासित कर रहे हैं, कोई चीज़ मतलब मामला विवाद हो रहा है तो मुस्लिमों के ऊपर मुस्लिम लॉ लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बात ये उठे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, या एक ब्रिटिशर्स के, क्योंकि अब तो शासन के क्षेत्र में आ रहे हो तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो होगा ही, तो एक पक्षकार हिंदू है, एक पक्षकार ब्रिटिश है, ठीक है, और एक पक्षकार मुस्लिम है, दूसरा हिंदू है, जो भी ऐसा तीन जो हम अलग अलग बॉडी देख रहे हैं, उनके बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप किस लॉ को इन्फोर्स करोगे, किस लॉ के थ्रू उनके जो विवाद हैं उनका निराकरण करोगे। ठीक, तो बात यहाँ पे यही आई कि चूंकि उपनिवेश तो पूरी तरह से है ही हमारा, तो वहाँ पे हम क्यों ना कॉमन लॉ, यानी कि जो ब्रिटेन का जो कोडिफाइड लॉ था उस टाइम पे, सामान्य विधि बोलिए, कॉमन लॉ बोलिए, उसको यहाँ पे कोर्ट ऑफ चांसरी के माध्यम से धीरे धीरे लाया गया। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे जो कॉमन लॉ था उसमें आप कुछ कमियां पढ़ ही चुके हैं। इक्विटी की स्थापना चाहे आप भारत में पढ़ें चाहे आप ब्रिटेन में पढ़ें, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी मतलब ओरिजिन कैसे हुआ था इक्विटी का, कि कॉमन लॉ में जो दोष थे, जो कमियां थी, जो रॉन्गफुल रेमेडीज थे या इनसफिशिएंट जो रेमेडीज थी, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ही क्या लाया गया था, इक्विटी की स्थापना हुई थी, इक्विटी का ओरिजिन हुआ था। ठीक, तो जो बंधक जैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक, मैं बंधक का नहीं बोल रही हूँ, बंधक जैसा कॉन्सेप्ट कॉमन लॉ में क्या किस दृष्टि से देखा जाता था, व्यू कैसा था कि देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि मेरी संपत्ति है लेकिन मैंने ऋण लिया है किसी और से, सामने वाले से, तो मैं उसको अपनी अचल संपत्ति में कोई हित अंतरित कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ। तो कॉमन लॉ क्या दिखता था कि अगर मैंने कब्जा भी दे दिया है उसको, तो मतलब कॉर्पोरल रूप से अगर देखें, मूर्त रूप से, तो कब्जा किसका हुआ, सामने वाले का हुआ, संपत्ति मेरी है, ओनरशिप मेरा है, लेकिन कब्जा सामने वाले का होने के कारण कॉमन लॉ जो है क्या मानती थी कि कभी उसके बीच और मेरे बीच विवाद होता तो कॉमन लॉ डिसीजन देती उसके पक्ष में कि कब्जा उसका है, मतलब मैं स्वामी भी उसी को मानूंगा, संपत्ति का असली मालिक वही है, वो मानता था कॉमन लॉ। ठीक, तो यहाँ पे मुझे तो मेरी रेमेडी मिली नहीं, इसी कारण से साहूकार जो है हमेशा और अमीर होते जा रहे हैं और जो मतलब ऋण लिए हैं वो दबते जा रहे हैं कर्ज के तले, ऐसा होता था। ठीक, तो फिर बाद में जब इक्विटी आया तो उसने बोला कि नहीं, इसके पीछे तो जांच करनी चाहिए, कुछ और कारण भी हो सकता है, क्यों कोई मतलब साहूकार के खिलाफ ही कोई क्यों हमेशा ऐसा वाद लाएगा कि इसने मेरी संपत्ति को हड़प लिया गलत तरीके से, मैंने कर्ज लिया था लेकिन उसको भुगतान करने के बाद भी ये मेरी जो अचल संपत्ति उसको छोड़ नहीं रहा है, हम तो कुछ और तरीके से इससे लिए थे, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे अपनी संपत्ति दी थी, हमने इसको बेचा नहीं है, अगर बेचते तो हम पूरे उसके एवज का धन उससे लेते, लेकिन हमने तो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लायक ऋण उससे लिया था। ठीक, तो ये सब चीज़ को जब अच्छे से देखा गया तो गुड कॉन्शियंस के द्वारा, मतलब जिस भी जस्टिस का जज का गुड कॉन्शियंस रहा, उसने उस चीज़ को देखा कि एक जो पीड़ित पक्षकार है उसके भी मामले को सोचना चाहिए, उसकी दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे फिर जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब कॉमन लॉ जो जिस चीज़ को बोल रहा था उसको दूर करने के लिए यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विटी में भी आप किसको पढ़ते हो, मॉर्गेज को पढ़ते हो, कि एक जो संबंध है, पक्षकारों के बीच का जो संबंध है, इस बंधकदार का और बंधक मतलब बंधकी का और बंधककर्ता का भी हो सकता है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को इसी कारण से आप लॉ ऑफ इक्विटी में भी पढ़ते हो, और जब आप लॉ ऑफ इक्विटी में पढ़ते हो तो आप वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि जो चीज़ वहाँ इक्विटी से उत्पत्ति हुई है उस चीज़ को बाद में अगर अपने इंडिया में कोई कोडिफाइड लॉ बने, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट है, कहीं कहीं पे सीपीसी में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ये सब चीज़ में आप लॉ ऑफ इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उस सेक्शन में देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात वही उठती है कि इक्विटी से सिर्फ एक प्रिंसिपल को क्रिएट किया गया था। ठीक, लेकिन वो प्रिंसिपल इन्फोर्स कैसे होगा,
अगली बार अगर कोई जज बैठ रहा है कुर्सी पे डिसीजन देने के लिए, तो हो सकता है उसके गुड कॉन्शियंस के आधार पे वो उस चीज़ को डिनाई कर दे जो पहले प्रिंसिपल बन चुका है इक्विटी के थ्रू। ठीक है, इस कारण से क्या सोचा गया कि एक बार जो प्रिंसिपल बन गया है जिससे आपने रेमेडी प्रोवाइड की है, तो उस चीज़ को क्यों ना आप कोडिफाइड लॉ में ही आप इंक्लूड कर दो, ताकि कोई भी जज उसको डिनाई ना कर सके। ठीक, इस कारण से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चूंकि एक कोडिफाइड लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है, चाहे प्रोसीजरल लॉ की बात करें या सब्सटेंटिव लॉ की बात करें, जहाँ पे भी इसका प्रिंसिपल दिख रहा है, ठीक है, इक्विटी का, वहाँ पे आपको एज इट इज फॉलो करना है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है कि दोनों चीज़ में आप क्यों पढ़ रहे हो। अब देखिए कि इसके प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बंधक के प्रकार 5-6 प्रकार के बंधक दिए गए हैं। सबसे पहले साधारण बंधक, सिंपल मॉर्गेज। दूसरा दिया हुआ है देखिए सशर्त या सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, ठीक है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। नेक्स्ट है अंग्रेजी बंधक या फिर इंग्लिश मॉर्गेज बोलिए, आंग्ल मॉर्गेज, आंग्ल बंधक। फिर नेक्स्ट है देखिए भोग बंधक, यूज फ्रक्चुअरी मॉर्गेज। ठीक, नेक्स्ट है स्वत्व विलेखों की निक्षेप द्वारा बंधक, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। नेक्स्ट है विलक्षण बंधक या एनोमिलस मॉर्गेज।